चलिए शुरू करते हैं। यस, अभी तक हम लोगों ने जितना भी पार्ट किया वो सारा पार्ट हम लोगों का एक 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 टॉपिक करके 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 हम लोगों ने कवर किया। आज हम लोग ऐसे ही हमारे स्पेशल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड एक टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है कंसाइनमेंट बिजनेस। कंसाइनमेंट नाउ ये एक ऐसा टॉपिक है हमारे लिए जो बहुत अलग है। फाउंडेशन लेवल पे हम लोगों ने जो भी अकाउंट सीखा है, मैक्सिमम अकाउंट्स इज विथ ट्वेल्थ रिलेटेड, जिसमें फाइनल अकाउंट हो गया जो आपने 11 ट्वेल्थ में देखा हुआ है, जिसमें एनटीसी हो गया जो आप लोगों ने 11 ट्वेल्थ में देखा है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया जो आपने 11 ट्वेल्थ में देखा है। लेकिन जॉइंट वेंचर और कंसाइनमेंट ये एक ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपने ना ही कभी 11th में देखे हैं ना ही कभी 12th में देखे हैं। अभी उसी से रिलेटेड एक टॉपिक आज हम लोग करने जा रहे हैं जिसका नाम है कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट का मतलब होता है टू कंसाइन मीन्स टू ट्रांसफर। भेजना, टू कंसाइन मीन्स टू ट्रांसफर, भेजना, कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह भेजना। तो जो ये बिजनेस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं ये कंसाइनमेंट का बिजनेस है। आप लोगों ने ये वर्ड बहुत बार सुना होगा। जो बाहर की कंट्री से इंडिया में कोई माल इंपोर्ट होता है या इंडिया से बाहर कोई एक्सपोर्ट होता है तो उसमें ये स्मगलिंग के केसेस में ये वर्ड बहुत ज्यादा सुनाई देता है कि यहाँ का कंसाइनमेंट पकड़ा गया, ये माल का कंसाइनमेंट पकड़ा गया, यहाँ ऐसा हुआ वहां ऐसा हुआ। तो ये आप लोगों को देखने को जरूर मिल जाएगा। तो ये वर्ड्स ज्यादातर हमारे इसमें नया वर्ड है इसीलिए कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है। तो टू कंसाइन मीन्स टू ट्रांसफर, एक जगह से दूसरी जगह भेजना, कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह भेजना। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, इसमें जो रिलेशन होता है वो दो लोगों का होता है। अभी हम लोग माल बेच नहीं रहे, अभी हम लोग माल भेज रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। ये चीज समझने के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति है एक्स नाम का। अभी ये एक्स नाम के व्यक्ति का अपने एरिया में बहुत अच्छा खासा बिजनेस है और ये बिजनेस वो बहुत अच्छी तरह से रन करता है। अब ये बिजनेस रन हो रहा है, सारी चीजें हो रही हैं, उसका एरिया में पूरा नाम हो चुका है। अभी एक्स का एक दोस्त आता है उसके पास वाई। अभी वाई एक्स को क्या बोलता है कि यार यू हैव अ गुड बिजनेस इन दिस एरिया, तो क्या तुम इसे एक्सपांड क्यों नहीं करते, इसे थोड़ा और बड़े लेवल पे लेके जाओ और इसे पूरे वर्ल्ड में फैलाओ। आप जिस एरिया में सीमित हो उससे ज्यादा दायरा बढ़ाओ और उसको आगे लेके जाओ। और ये बोल के वाई चला जाता है। तो एक्स के दिमाग में चीजें चलती हैं। एक्स कहता है कि यार दोस्त तो हमारा सही कह रहा है, मैंने तो बिजनेस को एक्सपांड करना चाहिए, इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। तो जब कभी भी वो ऐसी चीजें सोचेगा तो एक्स ने दिमाग लगाया कि भाई चलो, आज मैं अगर मेरा बिजनेस पुणे में सेट करना चाहता हूं या मेरा बिजनेस ऑल ओवर महाराष्ट्र फैलाना चाहता हूं तो मैं क्या करूं। तो ऐसे सिनारियो में क्या होगा, वो सोचेगा चलो अगर एक सिटी भी, कोई भी एक महाराष्ट्र का सिटी हमने पकड़ा, तो वो सिटी में उसको पहले तो, अगर बिजनेस ऐसा है समझो साड़ियों का बिजनेस है, ठीक है। अभी आप लोगों को मालूम है ये बिजनेस बहुत ज्यादा बड़ा होता है। तो इसके लिए उसको अगर साड़ी का बिजनेस करना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो शॉप लेना पड़ेगा रेंट के लिए, रेंटेड प्रीमाइसेस। ये शॉप लेगा, उसके बाद वहां पे कुछ लेबर्स वर्कर्स वहां पे काम करने के लिए लगेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, ये तो छोटे मोटे खर्चे हो गए सर,
आप लोगों को स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा। तो देर आर एन नंबर ऑफ खर्चास जो आप लोगों को करने पड़ेंगे। नाउ यू हैव डिसाइडेड कि इतनी सारी चीजें हैं, और उसने हिसाब लगाया, इतनी सारी चीजें हैं, बहुत बहुत कुछ हो रहा है। तो सर उसने हिसाब लगाने के बाद पता चला यार इसमें तो बहुत पैसा लगेगा, और ये पैसा रिकवर करने में उससे ज्यादा टाइम लगेगा। तो एक्स ने ये आइडिया ड्रॉप कर दिया। एक्स बोला यार जाने दो, ये चीज नहीं हो सकती। तो जब कभी भी इन्होंने ये सोचा और आगे चल के छोड़ दिया बिजनेस कि भाई यार नहीं हो सकता, अभी इसके बाद थोड़े दिन बाद वाई फिर से एक्स के पास मिलने आया। नाउ वाई बोला कि क्यों भाई, सोचा कि नहीं बिजनेस को एक्सपैंड करने के बारे में? तो एक्स ने वाई को बोला यार कुछ भी बोलता है, इतनी सारी चीजें हैं, ये देख मैंने इतनी सारी चीजें निकाली, बहुत ज्यादा खर्चा है, तो इतना खर्चा तो मैं अभी अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, इसको रिकवर करने में तो 2 3 4 5 साल लगेंगे। तो वाई ने बोला कि तुझे किसने कहा था कि ये सब कुछ करना है? तो मैं तुझे इसके बीच का एक रास्ता बताता हूं। वॉट यू हैव टू डू, इफ यू आर टारगेटिंग पुणे सिटी ना, तो तुझे पुणे सिटी का एक ऐसा वेंडर ढूंढना है जो सारीज में डील करता है, ठीक है, जिसकी शॉप है और वो सारीज में डील करता है। बोला ओके, ढूंढ लिया। अभी ये वेंडर को बोलना है कि आप आपकी साड़ियां तो बेचते ही हो, बिल्कुल बेचिए, लेकिन उसके साथ साथ ये मेरा भी प्रोडक्ट है, आप मेरा भी प्रोडक्ट रखिए। अगर कोई कस्टमर डिमांड करता है तो आप उसे ये सिर्फ बता दीजिए, अगर उसने खरीद लिया तो मेरा सेल हो जाएगा और आपको मिल जाएगा कमीशन। इसका मतलब क्या है सर? सामने वाले व्यक्ति को आई एम जस्ट सेंडिंग द गुड्स, हम लोगों ने वही तो वर्ड पढ़ा, कंसाइनमेंट मींस टू ट्रांसफर। आई एम सेंडिंग द गुड्स, मैंने गुड्स सेंड कर दिए। अभी गुड्स सेंड करने के बाद सामने वाले ने वो गुड्स आगे चल के, वेंडर क्या करेगा, आगे चल के सेल करेगा, और ये सेल करने के बाद पूरा पैसा आएगा वेंडर के पास। वेंडर ये पूरा पैसा भेज देगा एक्स को, जिसने साड़ियां भेजी थी। और एक्स क्या करेगा, एक्स विल पे वेंडर कमीशन। और इस टाइप के बिजनेस को कहते हैं कंसाइनमेंट बिजनेस। टू कंसाइन मींस टू ट्रांसफर, एक जगह से दूसरी जगह आप लोगों को क्या करना है, ट्रांसफर करने हैं गुड्स। और ट्रांसफर करने के बाद सामने वाला व्यक्ति गुड्स रिसीव करेगा, वो गुड्स रिसीव करके आगे मार्केट में बेचेगा, और वो मार्केट में बेचने के बाद उसका जो पूरा पैसा आएगा वो कलेक्ट करेगा, वो पैसा पूरा का पूरा जिसने भेजा था उसको देगा, और व्यक्ति हम उसे सामने वाले को, वेंडर को क्या देंगे, कमीशन देंगे। दिस टाइप ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड कंसाइनमेंट बिजनेस। तो व्हाट इज द क्रक्स इन दिस, देयर इज अ रिलेशन in consignment business, there is a relation between two people. One is principal and other is agent. There is a principal and agent relationship. आपको एमसीक्यू में पूछा जाएगा कि भाई in consignment business there is a relation between principal and agent. What the principal is doing, principal is sending goods to the agent, agent is selling the product, and selling the product के बाद agent will earn commission and that person's business is expanding. ऐसे बिजनेसेस को कहा जाता है कंसाइनमेंट बिजनेस। इसीलिए इन दिस बिजनेस there is a involvement of two people, one is principal and that principal is called consigner. Consigner means the person who consigns the goods, जो गुड्स भेजेगा, ऐसा व्यक्ति जो आगे चल के गुड्स क्या करेगा, भेजेगा।
and other one is agent called consignee. Consignee means a person who accepts the goods for resale purpose and earns commission. The theme is simple. एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को गुड्स भेजेगा, वो गुड्स आने के बाद वो व्यक्ति वो गुड्स आके आगे चल के बेचेगा, बेच के कमीशन कमाएगा, और कमीशन आने के बाद बचा हुआ माल जितना भी पैसा है उतना काट के सामने वाले को रिटर्न कर देगा. द थीम इज सिंपल. तो हायरार्की किस प्रकार होती है सर? तो कैसे होगा? एक्स जो है यहां से वाई को गुड्स भेजेगा. अभी ऐसा समझिए ये गाड़ी है और ये गाड़ी में गुड्स जा रहे हैं, ठीक है, एक्स से वाई को. तो एक्स कौन बना? कंसाइनर. एंड वाई कौन बना? कंसाइनी. तो सबसे पहला आइटम, एक्स सेंड गुड्स टू वाई ऑन कंसाइनमेंट बेसिस. मतलब सिर्फ भेजा गया है कि भाई तू बेच दे, मुझे बेच के दिखा दे, बस. ठीक है. तो पूरा का पूरा जो रिस्क होता है वो कंसाइनर का होता है, क्योंकि एजेंट क्या करेगा, माल बिका तो ठीक, नहीं बिका तो आपका माल आपको रिटर्न. राइट. यही तो बेसिक कॉन्सेप्ट है. तो इसीलिए क्या हो रहा है, एक्स पहले कंसाइनमेंट को भेजेगा. क्या भेजते समय कुछ खर्चा होगा सर? बिल्कुल खर्चा होगा. वो खर्चे को भी तो यहां पे लिखना पड़ेगा. तो एक्स स्पेंड सम मनी, ब्रैकेट में लिखता हूं कंसाइनमेंट एक्सपेंसेस. अभी एक्स ने माल भेजा तो भेजने का भी खर्चा लगा, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ट्रांजिट इंश्योरेंस हो गया सर, कैरेज हो गया, बहुत सारी चीजें होती है, फ्रेट हो गया, कैरेज हो गया. ये सारी चीजें इन्होंने जोड़ दी. एक्स ने बोला कि इतना इतना पैसा मेरे को भेजने के लिए लगा. ओके भाई. अभी गाड़ी आई है वाई की जगह पे, यहां गाड़ी आ चुकी है. नाउ गाड़ी आई तो वाई ने भी माल को अनलोड किया, तो अनलोडिंग का भी कैरेज लगता है. उसके साथ साथ वो माल लेके अपने गोडाउन में जाके लोड किया, अगेन लोडिंग का भी खर्चा लगेगा. तो जाहिर सी बात है, देयर आर सम एक्सपेंसेस मेट बाय कंसाइनी. कंसाइनी ने कुछ खर्चा किया सर. अभी कंसाइनी ने खर्चा किया, जैसे फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट आया है तो कंसाइनी को अगर एक हैवी अच्छा कमीशन मिल रहा है तो कंसाइनी क्या करेगा, वो प्रोडक्ट बेचने की बहुत ज्यादा कोशिश करेगा. तो कोशिश करते समय उसने कुछ खर्चा और किया, जैसे एडवर्टाइजमेंट. अभी प्रोडक्ट को बेचना है तो रेडियो पे उसकी जिंगल आ रही है, पेपर पे उसकी एड आ रही है, या कोई न्यूज़पेपर में उसका आर्टिकल आ रहा है, टीवी पे उसकी एड आ रही है, पेपर में न्यूज आ रही है, रेडियो में जिंगल बज रहा है. इतना सारा खर्चा उसने किया कि प्रोडक्ट उतना क्वालिटी है और लोग इसके बिल्कुल इसको पसंद करेंगे. तो ये सारा खर्चा किया, तो एक्सपेंसेस किए कंसाइनी ने. अभी ये माल कंसाइनी आगे क्या करेगा, बेचेगा. तो देयर शुड बी अ सेल बाय कंसाइनी. कंसाइनी सोल्ड सम गुड्स. कंसाइनी गुड्स बेच रहा है, अभी बेच दिया सर. कंसाइनी ने गुड्स बेचा तो बेच के पैसा आ गया. नाउ ये सेल करने के बाद कंसाइनी विल से कि भाई मेरे को कमीशन दो. कंसाइनी विल अर्न कमीशन, विल अर्न कमीशन. एंड ये कमीशन मिलने के बाद सेंड ड्राफ्ट टू कंसाइनर. ठीक है. जब ये सेल करेगा ना कंसाइनी, कंसाइनी विल सेंड
अकाउंट सेल्स। जब सेल करेगा तो सेल का पूरा कच्चा चिट्ठा बना के कंसाइनी विल सेंड दैट थिंग टू द कंसाइनर। अभी वर्ड्स क्या है उसको, अकाउंट सेल, इसको भेजने का एक डॉक्यूमेंट है। सर कितना सेल किया, किसको किया, क्या रेट से किया, सारी चीजों का एक पूरा डॉक्यूमेंट, दैट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड अकाउंट सेल। ठीक है सर। ये भेजने के बाद कमीशन मिला। अभी जनरल टर्म में क्या होता है, आप लोग थेरोटिकल पढ़ते समय क्या होगा, पूरा पैसा कंसाइनी कंसाइनर को देगा, फिर कंसाइनर उसे कमीशन देगा। बट प्रैक्टिकल सिनारियो में ऐसा नहीं होता। कंसाइनी क्या करता है, अपने खर्चे, अपना कमीशन पहले ही काट लेगा और बचा हुआ माल किसे देगा, कंसाइनर को। बिल्कुल सिंपल सिंपल। तो कंसाइनी सेंड ड्राफ्ट, तो लास्ट स्टेप इज सेंड ड्राफ्ट टू कंसाइनर, बरोबर। बचा हुआ जितना भी पैसा है सर, वो पूरा का पूरा वो किसे देगा, कंसाइनर को। तो एक सिंपल प्रोसेस के थ्रू ये सारी चीजें चलती हैं। अभी सर आपके ऊपर सवाल आएगा, सर अकाउंट्स कौन से बनते हैं। प्रोसेस तो हमें समझ गया, एक के बाद दूसरे के पास गुड्स भेजे गए, खर्चा किया गया, फिर गुड्स बेचने के लिए खर्चा किया गया, फिर गुड्स बिके, फिर उसके ऊपर कमीशन लिया गया और बचा हुआ जितना भी अमाउंट था वो सामने वाले को भेजा गया। सर यही प्रोसेस है, लेकिन यही प्रोसेस के अंदर अंदर आप लोगों को कुछ और चीजें भी एडिशन करनी है। तो वो क्या है सर, तो जब मैं अकाउंट्स के बारे में बात करता हूं तो मेनली कंसाइनर के बुक्स में ही अकाउंटिंग होती है, बिकॉज कंसाइनर ही हमारा प्रिंसिपल है। एजेंट क्या बोलेगा, तुम्हारा सेल है, मैं मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में लेके क्या करूं। ठीक है, इसीलिए मैक्सिमम अकाउंटिंग जो होती है वो किसके बुक्स में होती है, कंसाइनर के बुक्स। तो जब कभी भी कंसाइनर के बुक्स में अकाउंटिंग आती है, मेनली दो अकाउंट बनते हैं। वन इज कंसाइनमेंट अकाउंट एंड वन इज consignees account. Why we prepare consignment account? Consignment account just to prepare to know the profit or loss. कंसाइनमेंट करने के बाद क्या मुझे प्रॉफिट हुआ या मुझे लॉस हुआ, ये जानने के लिए मैं क्या करता हूं, कंसाइनमेंट का अकाउंट बनाता हूं। यस बिल्कुल। और कंसाइनी का अकाउंट क्यों बनेगा, अमाउंट विच इज रिसीवेबल बाय कंसाइनी, ये जानने के लिए कंसाइनी से मुझे कितना पैसा मिलने वाला है, ये जानने के लिए मैं क्या बनाता हूं, कंसाइनी का अकाउंट। सर इतने ही अकाउंट होते हैं क्या इसमें, नहीं, इसमें और भी अकाउंट होते हैं, लेकिन मेनली अगर हम लोग देखिए तो यही दो अकाउंट है जिससे सारी चीजें होंगी। बाकी के अकाउंट्स आर इंसिडेंटल, कि भाई बनाना है तो बनाओ। अभी कौन से हैं ये तो मैं आगे और बताऊंगा, लेकिन ये मेनली दो अकाउंट। और कंसाइनी जो है ये तो एजेंट है सर। एजेंट को क्या लेना देना है कि मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। वो बोलेगा भाई कंसाइनमेंट का अकाउंट आप ही बना लो, ये प्रॉफिट लॉस निकालने वाला अकाउंट है, इसीलिए अकाउंट को क्या बोलेंगे, नॉमिनल अकाउंट। और इसको बोलेंगे कंसाइनी, ये पर्सनल अकाउंट। इसीलिए इसमें कंसाइनीज पर्सनल अकाउंट ऐसा भी वर्ड यूज होता है। ठीक है, अभी कंसाइनी क्या बोलेगा कि मुझे अकाउंट बनाना है कौन सा, सिर्फ कंसाइनर्स अकाउंट। मेनली एक ही अकाउंट है, क्यों बनाएंगे, अमाउंट टू बी गिवन टू कंसाइनर। कंसाइनर को कितनी अमाउंट देनी है सर, ये अगर मेरे को जानना है तो ये जानने के लिए मैं बनाऊंगा कंसाइनर का अकाउंट। मुझे इतनी अमाउंट देनी है भाई, उसे अपने पैसे काट के कंसाइनर क्या करेगा, सर कंसाइनर तो ने गुड्स भेज दिया, अभी कंसाइनी ने पहले गुड्स रिसीव किया,
रिसीव करने के बाद क्या हुआ सर, उसने खर्चा किया, तो वो खर्चे की अमाउंट उसे कंसाइनर से लेनी है, उसने उसको कमीशन मिला, कंसाइनर से उतनी अमाउंट लेनी है, सेल किया तो उतनी अमाउंट कंसाइनर को देनी है, तो सेल में से खर्चे को हटा के नेट अमाउंट मुझे कंसाइनर को देनी है। और यही आप लोगों को क्या करना है, यहां बताना है, कौन से अकाउंट के थ्रू, कंसाइनर्स अकाउंट के थ्रू। आर वी क्लियर? ध्यान से देखिएगा। यस। तो सर मेरे सामने मेनली बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये दो और इधर एक ये अकाउंट आता है सर, इसके साथ साथ और भी अकाउंट आते हैं। तो मैंने बात की कि भाई इतने अकाउंट बनाने हैं और कंसाइनर कंसाइनी को कमीशन देगा। तो बात करते हैं कि भाई जो कमीशंस है वो कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ कमीशन। तो सर जब कभी भी बात करोगे कमीशन के बारे में, तो अभी कंसाइनर कंसाइनी को कमीशन देगा, ठीक है, एजेंट को कमीशन मिलेगा। अभी वो कितना मिलेगा उसके ऊपर सारा खेल है, ठीक है। अभी कमीशन कितना मिलेगा सर, तो इट मे हैपन कि मुझे सिर्फ आपसे एक असिस्टेंस चाहिए एजेंट से, कि भाई मेरा माल शोकेस करो, और आया कोई कस्टमर तो उसको दिखाओ, उसको पसंद आया तो वो ले लेगा, नहीं पसंद आया तो मैं मेरा माल फिर से लेके जाने के लिए रेडी हूं, ठीक है। तो ऐसा अगर मेरा अप्रोच होगा तो मैं सिंपली उसको क्या बोलूंगा, मैं तुझे क्या करूंगा, रेगुलर और ऑर्डिनरी कमीशन दूंगा। ऑर्डिनरी कमीशन भाई, जितना तूने सेल किया ना उस सेल के ऊपर 2%, 3%, 5%, ऑर्डिनरी, बेसिक, ठीक है। रेगुलर कमीशन मैं तेरे को दूंगा, क्यों, क्योंकि मेरा अप्रोच ही वही है कि प्रोडक्ट बिका तो बिका, नहीं बिका तो मैं लेके चला जाऊंगा, मेरे यहां पे बिक जाएगा। मुझे सिर्फ माल बताना है मार्केट में कि यस मैं इस टाइप के माल में डील करता हूं, ओके। तो मैं दूंगा रेगुलर कमीशन, लोगों तक सिर्फ मेरा नाम पहुंचना चाहिए। दूसरा है सर, सामने वाले व्यक्ति को मैं बोलता हूं कि ये चीज 120 में बेचना है, लेकिन अगर तू यही चीज 125 में, 130 में, 140 में बेच के बताएगा, जितनी अमाउंट 120 के ऊपर तू बेच के बताएगा उतने अमाउंट के ऊपर तुझे मैं एक्स्ट्रा कमीशन दूंगा। अभी मेरा अप्रोच थोड़ा रिगरस हो गया। पहले मैं बोल रहा था कि हाँ जितना बिका उतना बिका, बाकी मैं लेके जाऊंगा, ऑर्डिनरी। नाउ माय अप्रोच इज रिगरस। सामने वाले को मैं क्या कर रहा हूं, सामने वाले को एक एक्स्ट्रा कमीशन का लालच दे रहा हूं, और उसको बोल रहा हूं भाई देख 120 में बेचना है, उसके ऊपर तो तेरे को कमीशन मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ साथ मैं तुझे 120 के ऊपर अगर तू कोई अमाउंट पे बेच के दिखाएगा ना, जो ऊपर वाली अमाउंट है उसके ऊपर मैं तुझे एक्स्ट्रा कमीशन दूंगा, एंड दैट कमीशन इज कॉल्ड ओवर राइडिंग कमीशन। ओवर राइडिंग कमीशन, ओवर राइडिंग कमीशन का मतलब क्या है, एक्स्ट्रा कमीशन, एनीथिंग नॉर्मल कमीशन से ज्यादा, ओवर एंड अबव नॉर्मल कमीशन इज ओवर राइडिंग कमीशन, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे इनवॉइस प्राइस थी 120, ठीक है, तो इनवॉइस प्राइस पे हमने बोला था तेरे को नॉर्मल कमीशन देंगे, ठीक है, एंड एनीथिंग अबव नॉर्मल, नॉर्मल कमीशन से ज्यादा अगर कुछ बेचते हो तो तुम्हें 20% एक्स्ट्रा कमीशन देंगे। मगर मतलब अगर इनवॉइस प्राइस है तो नॉर्मल कमीशन 5%, तो 120 इंटू 5%, ₹6, ठीक है। और अगर यही 120 की चीज वो 140 में बेच के बताता है,
तो कितना हो रहा है सर? 140 माइनस 120, 20 रुपीज का हमारे लिए क्या है? एक्स्ट्रा अमाउंट है। इसके ऊपर 20%, ₹4। तो टोटल कमीशन कितना बना? ₹10। 120 में बेचने के लिए उसको तो सर 5% तो मिल ही रहा है, तो 120 का 5% तो मिलेगा ही मिलेगा। उसने बताया बेच के 140 में, तो जो 20 रुपया उसने एक्स्ट्रा कमाया सर, वो 20 रुपया कंसाइनर ने एक्स्ट्रा कमाया। तो कंसाइनर बोला है मैं 20 रुपया कमा रहा हूं तो मैं तुझे 4 रुपए दे ही सकता हूं, तो तुझे 4 रुपए मैंने एक्स्ट्रा दे दिए। तो तेरा कमीशन टोटल पहला वाला 6 प्लस ये 4, तेरा टोटल कमीशन 10। This commission is called overriding commission. एंड आगे सर तीसरा कमीशन है। ये कमीशन में रिस्क किसका है? रिस्क इज एसोसिएटेड विथ कंसाइनर। पूरे प्रोडक्ट्स का रिस्क है कंसाइनर का। सर ये केस में रिस्क किसका है? कंसाइनर। सर टोटल रिस्क है कंसाइनर का, ठीक है। लेकिन एक तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है। कंसाइनर क्या रहता है कि यार तेरी जगह को मेरे से ज्यादा तू जानता है, किसको क्रेडिट पे बेच सकते हैं, किसको कैश पे बेच सकते हैं, ये तू मुझसे ज्यादा अच्छी तरह से जानता है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यही प्रोडक्ट को ऐसा समझ के बेचेंगे कि तू ऐसा समझ कि भाई पूरा रिस्क तेरा है, टोटल रिस्क इज ऑफ कंसाइनी। तो तू जिस प्रकार बेचेगा ना उस प्रकार से बेच, मैं तुझे पूरा रिस्क शेयरिंग का एक्स्ट्रा कमीशन दूंगा। मतलब ये दोनों केस में पूरा रिस्क था कंसाइनर का, अभी मैं उसको बोल रहा हूं कि मैं तुझे एक्स्ट्रा कमीशन दूंगा, पूरा रिस्क तेरे सर पे ले ले। मतलब क्रेडिट पे बेचा तो बैड डेट का जो भी रिस्क होगा वो कंसाइनर का होगा क्या? नहीं, वो किसका होगा? कंसाइनी का। तो कंसाइनी अगर इस चीज के लिए तैयार है तो ऐसे टाइप के कमीशन को बोला जाता है डेल क्रेडर कमीशन। ऐसे टाइप के कमीशन को बोला जाता है डेल क्रेडर कमीशन। डेल क्रेडर कमीशन तभी दिया जाता है जब आप क्रेडिट सेल करते हो और उसका पूरा रिस्क कंसाइनी लेने के लिए रेडी है। मतलब अगर कोई बैड डेट या लॉस होता है उसकी पूरी जिम्मेदारी, पूरा रिस्क किसका है? कंसाइनी का। और इस रिस्क के लिए वो आपसे क्या चाहता है? रिवॉर्ड चाहता है। और रिवॉर्ड कितना? रिवॉर्ड आप लोगों से चाहता है रेगुलर कमीशन से एक्स्ट्रा, एंड दैट एक्स्ट्रा इज कॉल्ड डेल क्रेडर कमीशन। इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन टोटल सेल्स। टोटल सेल्स पे कैलकुलेट होता है। बहुत बार कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि सर डेल क्रेडर कमीशन आता कब है? जब क्रेडिट सेल है। और क्रेडिट सेल है तब आता है, लेकिन कैलकुलेट हमेशा टोटल सेल पे ही होता है। आपको एमसीक्यू आएगा, डेल क्रेडर कमीशन इज कैलकुलेटेड ऑन टोटल सेल, कैश सेल, क्रेडिट सेल, ऑल ऑफ द अबव। तो आप कभी भी ध्यान में रखिए टोटल सेल्स के ऊपर ही डेल क्रेडर कमीशन आता है। भले ही वो क्रेडिट सेल आएगा तब आएगा, लेकिन क्रेडिट सेल पे वो कैलकुलेट नहीं होता, वो कैलकुलेट होता है आपके टोटल सेल के ऊपर। एंड ये तीन चीजें आएंगी कमीशन की। तो कमीशन में तीन टाइप के कमीशन, ऑर्डिनरी कमीशन, रेगुलर। जो भी आपको सेल करना है उस सेल के ऊपर आपको कमीशन देना है, एंड दैट कमीशन इज कॉल्ड ऑर्डिनरी कमीशन। ओवरराइडिंग कमीशन, नॉर्मल कमीशन से थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा कमीशन अगर आप थोड़े एक्स्ट्रा अमाउंट में मेरा प्रोडक्ट बेच के बताते हो तो, दैट इज ओवरराइडिंग। एंड डेल क्रेडर, पूरा रिस्क लेने के लिए द टोटल रिस्क इज ट्रांसफर टू द कंसाइनी, एंड टू एब्सॉर्ब द टोटल रिस्क कंसाइनी विल गेट एक्स्ट्रा कमीशन, एंड दैट कमीशन इज कॉल्ड डेल क्रेडर कमीशन। पहले दोनों केसेस में रिस्क कंसाइनर का, तीसरे केस में रिस्क कंसाइनी का। आर वी क्लियर? तो सर मैं अभी पिछले वाले पार्ट की तरफ आता हूं। तो कंसाइनर
अगर रिस्क खुद ले रहा है तो कंसाइनर एक और अकाउंट बनाएगा, कंसाइनमेंट डेटर। ये अकाउंट कब बनेगा सर? व्हेन डेल क्रेडर कमीशन इज नॉट गिवन। डेल क्रेडर कमीशन अगर आप नहीं दे रहे हो तो आएगा आप लोगों का कंसाइनमेंट डेटर। किसके बुक्स में? कंसाइनर की। जाहिर सी बात है, कंसाइनर अगर डेल क्रेडर कमीशन नहीं दे रहा है तो वो रिस्क खुद ले रहा है, और खुद ले रहा है तो डेटर, अगर क्रेडिट पे सेल हुआ तो डेटर किसका होगा? कंसाइनर का होगा। लेकिन यही चीज अगर, ध्यान से देखिए, यही चीज अगर वो डेल क्रेडर कमीशन प्रोवाइड करते हैं, अगर वो डेल क्रेडर कमीशन प्रोवाइड करते हैं, तो जाहिर सी बात है डेल क्रेडर कमीशन अगर प्रोवाइड होगा तो रिस्क किसका होगा? कंसाइनी का। और अगर रिस्क कंसाइनी का है तो जाहिर सी बात है डेटर भी किसका होगा? कंसाइनी का। इसीलिए यहां पे एक और अकाउंट बनेगा, कंसाइनमेंट डेटर। कंसाइनमेंट डेटर बनाने के लिए यहां पे आप लोग कब लिखेंगे ये? व्हेन डेल क्रेडर कमीशन इज गिवन। डेल क्रेडर कमीशन आप लोगों ने दिया तो डेटर बना कंसाइनी के बुक्स में। अगर आपने डेल क्रेडर कमीशन नहीं दिया तो डेटर बना कंसाइनर के बुक्स में। यस, सिंपली। सर इसके साथ साथ और भी कोई अकाउंट्स है? जैसे कंसाइनी एक और एक्स्ट्रा अकाउंट बना सकता है, मैं यहां पे लिखता हूं आपके लिए। कंसाइनी एक और एक्स्ट्रा अकाउंट बना सकता है, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। बट ये अकाउंट इतने मैंडेटरी नहीं है। कमीशन रिसीव्ड अकाउंट क्यों बनाएगा वो? कितना कमीशन मुझे मिला भाई, ये जानने के लिए। अभी एक लॉजिक इसके पीछे ये भी है कि व्हाई वी आर प्रिपेयरिंग कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, तो उसके पीछे का लॉजिक मैं आपको बताता हूं। यस, उसके पीछे का लॉजिक ये है कि अगर, ध्यान से समझिएगा, अगर कंसाइनमेंट डेटर कंसाइनी ने बनाया, मतलब उसको डेल क्रेडर कमीशन मिला, डेल क्रेडर कमीशन मिला तो उसने डेटर बनाया और बैड डेट हो गया, तो बैड डेट की पूरी जिम्मेदारी किसकी है? कंसाइनी की। और अगर बैड डेट की पूरी जिम्मेदारी कंसाइनी की है तो बैड डेट इज अ लॉस। मैंने पूरा, मेरे ऊपर जो सेल का पूरा पार्ट है मेरे ऊपर क्यों लिया? क्योंकि मुझे मालूम था कि बैड डेट नहीं होगा, तो पूरा एक्स्ट्रा कमीशन मुझे मिलेगा, इसीलिए मैंने पूरा मेरे ऊपर ले लिया। लेकिन बाद में पता चला कि बैड डेट हुआ, तो जाहिर सी बात है, कैन आई से दिस बैड डेट विल रिड्यूस योर कमीशन। मुझे 1,000 रुपए का कमीशन मिल रहा था, 200 रुपए बैड डेट हो गए, ये पूरा बैड डेट लॉस मेरे को रिकवर करना है, तो कैन आई से नेट नेट मुझे 800 ही रुपए कमीशन मिला, 200 रुपए तो लॉस हो गया। ये चीज रिकवर करने के लिए ये अकाउंट बनता है कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, कि एक्चुअल सिनारियो में मुझे कितना कमीशन मिला। मैंने अगर 1,000 रुपए का सेल किया तो 1,000 रुपए का कमीशन मैंने अर्न किया, समझो। 1,000 रुपए का कमीशन अर्न करने के बाद मैंने जब रिकवरी शुरू की तो रिकवरी में 200 रुपए कम आए, तो वहां पे बैड डेट हुआ, तो ये बैड डेट रिकवर करने की जिम्मेदारी एज अ कंसाइनी मेरी थी। तो कंसाइनी क्या बोल रहा है कि भाई मेरे को 1,000 रुपए कमीशन मिला और 200 रुपए बैड डेट हुआ, तो नेट नेट मुझे 800 रुपए ही कमीशन मिला। एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट वेयर कमीशन रिसीव्ड अकाउंट केम इनटू पिक्चर। 1,000 मिला, 200 गया, तो 800 नेट कमीशन है। इसके लिए बनाया जाता है आपका कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। गेटिंग अ फेयर आइडिया? तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट अकाउंट्स, ठीक है। तो सर ये अकाउंट समझ गए, टाइप्स ऑफ कमीशन समझ गया। अभी सर इसका बेसिक जर्नल भी समझा दो? बिल्कुल समझाएंगे। तो जर्नल, बेसिक जर्नल, जो मैंने आप लोगों को शुरुआत में पूरा एक लाइन बाय लाइन स्टेप्स बताए कि नहीं?
जो मैंने आपको लाइन बाय लाइन स्टेप्स बताए, वही स्टेप्स में आपको अकाउंटिंग करनी है। अभी ये कन्वेंशनल अकाउंटिंग नहीं है गाइस, ध्यान से समझिए। इसका जो एंड मोमेंट आता है तब जाके पैसे ट्रांसफर होते हैं। पहले खर्चा तो आपकी जेब से ही होगा, फिर उसके बाद आप लोगों को पैसा रेमिट होगा। इसीलिए इसका अकाउंटिंग कन्वेंशनल अकाउंटिंग जैसा नहीं होता। कुछ चेंजेस आते हैं, चेंजेस मैं आपको बताता हूं। इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर कर रहे हैं सर अपन, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर जर्नल एंट्रीज। जाहिर सी बात है सर। चलिए, पहला जर्नल एंट्री, एकदम बेसिक से जा रहे हैं सर। पहला जर्नल एंट्री, सबसे पहले क्या हुआ, कंसाइनर ने कंसाइनी को गुड्स भेजे। पहले गुड्स सेंड होगा तो एंट्री होगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। कंसाइनमेंट भेजा जा रहा है टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। बिल्कुल, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ये नया अकाउंट है सर, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अभी अगर मैं भेजने की जगह सेल करता तो मैं एंट्री पास करता था, जैसी रेगुलर सेल की एंट्री होती है, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल या कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। लेकिन मैं सेल कर ही नहीं रहा ना सर, आई एम जस्ट सेंडिंग द गुड्स, एंड वो सेंड किया हुआ गुड्स एक स्पेसिफिक कंसाइनमेंट है मेरे लिए, एक बंच है। वो बंच में यहां से वहां उनको भेज रहा हूं, इसीलिए यहां पे वर्ड क्या आ रहा है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट के लिए गुड्स भेजना, इसीलिए वर्ड आ रहा है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है सर, कंसाइनमेंट के लिए गुड्स भेजे गए। ये भेजते समय कंसाइनर ने कुछ खर्चा किया। खर्चा करेंगे तो कंसाइनमेंट हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट के लिए डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू, अभी कंसाइनर के बुक्स में चल रहा है, कंसाइनर ही खर्चा कर रहा है तो उसकी जेब से पैसे जाएंगे तो कैश और बैंक। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, भाई पैसे गए, यस सर बिल्कुल, पैसे चले गए, माल कंसाइनी तक पहुंच गया। अभी माल पहुंचने के बाद देर आर सम चांसेस कि कंसाइनी भी कुछ खर्चा करेगा। अभी कंसाइनी खर्चा करेगा, बुक्स है कंसाइनर का, तो जाहिर सी बात है एंड मोमेंट पे इस सारी चीजों का पेमेंट होगा। तो अभी खर्चा हो रहा है तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट भाई, खर्चा हुआ सर टू। अब ये खर्चा किसने किया, कंसाइनी ने। कंसाइनी ने किया तो जाहिर सी बात है एंड रिजल्ट में हम लोग कंसाइनी को पेमेंट करेंगे। जनरली कंसाइनी को पेमेंट खर्चा करेगा अपन, अगर कंसाइनी खर्चा करेगा और उसको हमें पेमेंट करना है तो एंट्री क्या हो जाएगी, कंसाइनर बोलेगा मेरे से पैसे गए, किसे मिले, कंसाइनर को, कंसाइनी को, तो एंट्री क्या होगी, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं कंसाइनी यहां जब डेबिट हो रहा है तो कहीं ना कहीं कंसाइनी क्रेडिट भी तो होना चाहिए, तो इसीलिए यहां पे एंट्री कर रहा हूं टू कंसाइनी। जिनको नहीं समझा उनके लिए यहां पे एक दो एंट्री करके बताता हूं तो आपको समझिएगा। रेगुलर केस में अगर कंसाइनी को खर्चा करना है तो वो खर्चा करेगा और खर्चे का पेमेंट कंसाइनर उसे कर देगा। जब कंसाइनर उसे पेमेंट करेगा तो एंट्री होगा कंसाइनी इज द रिसीवर, तो कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। ठीक है, और ये पेमेंट की एंट्री हुई। कंसाइनी ने अगर कोई खर्चा किया तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, और यही एक्सपेंस आप कहां डाल रहे हो, कंसाइनमेंट में, इसीलिए कंसाइनमेंट यहां डेबिट हो रहा है।
और यहां कंसाइनी क्रेडिट हो रहा है, यही क्रेडिट हुआ हुआ कंसाइनी आगे चल के यहां डेबिट होगा और उसका पेमेंट हो जाएगा, एंट्री हो जाएगी कट। मैंने एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट कर दिया था, समझ रहे हो, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, लेकिन एक्सपेंस कंसाइनमेंट का है इसीलिए मैं कंसाइनमेंट को डेबिट कर रहा हूं। तो बेसिकली मेरा बेसिक एंट्री ही है, लेकिन वो दो हिस्सों में बटा हुआ था, मैंने डायरेक्टली दूसरा हिस्सा आपको बताया, वही दूसरे हिस्से की ये एंट्री है। तो एंट्री क्या हो रही है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। इसका पेमेंट जो है वो सबसे एंड में होगा, इसीलिए इसको अनकन्वेंशनल बोलते हैं। पेमेंट क्या होगा, पेमेंट सबसे एंड में। सर जो हायरार्की के हिसाब से पहले खर्चा करेगा, फिर सेल करेगा, फिर कमीशन आएगा, और फिर एंड में काट के पूरे पैसे, बचा हुआ पैसा कंसाइनर को दिया जाएगा। तो पेमेंट कब हो रही है, सबसे एंड में। तीन सिनारियो, पहले गुड्स भेजे गए, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। भेजने के लिए कंसाइनर ने कुछ खर्चा किया, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। कुछ खर्चा आने के बाद कंसाइनी ने किया, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। ओके, ये आने के बाद कुछ सेल वगैरह हुआ सर, तो सेल हुआ तो पूरे पैसे कंसाइनी के पास आए, तो कंसाइनीज अकाउंट डेबिट। सर कंसाइनी के बुक्स में होता तो कंसाइनी बोलता कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, ये पैसे तो कंसाइनी के पास आए ना, अपन तो कंसाइनर है। कंसाइनीज अकाउंट डेबिट, सेल हुआ है, नॉमिनल अकाउंट इनकम, कंसाइनमेंट हो जाएगा क्रेडिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। सेल हुआ सर, एंट्री क्या हो रही है, कंसाइनीज अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। यस बिल्कुल सर, ये हुई मेरी एंट्री। अभी सेल होने के बाद जाहिर सी बात है कमीशन मांगेगा कंसाइनी, कंसाइनी कमीशन मांगेगा, तो कमीशन कंसाइनमेंट के लिए खर्चा, खर्चा है तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। और कमीशन किसे देना है, कंसाइनी को, टू कंसाइनीज अकाउंट। अगेन सेम ऐसा ही एंट्री, और फिर एंट्री एंड में पेमेंट होगा तो एंट्री क्या होगी, कंसाइनीज अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। ये एंड में होगा सर, ठीक है। ये हुआ आपका पांचवा एंट्री। ये होने के बाद सर सेल हुआ, कंसाइनी का कमीशन हुआ, फिर उसके बाद कुछ अगर स्टॉक वगैरह बचता है सर, अगर कुछ स्टॉक वगैरह बचता है तो ये स्टॉक कंसाइनर को भेजना पड़ेगा। कंसाइनर क्या बोलेगा, पूरा स्टॉक मेरा है, तो मैं एंट्री क्या पास करूंगा, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। सर जो कंसाइनमेंट में स्टॉक भेजा था उसमें से थोड़ा बच गया, बच गया तो कंसाइनमेंट में से उसको निकालो, कंसाइनमेंट क्रेडिट किया, भेजा था इसीलिए कंसाइनमेंट डेबिट हुआ, रिटर्न हो रहा है तो कंसाइनमेंट क्रेडिट होगा, और उसको एक सेपरेट अकाउंट में डाला, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। जैसे अपन क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं वैसे स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, क्योंकि स्टॉक ये रिलेटेड किससे है, कंसाइनमेंट से है सर, जाहिर सी बात है। तो ये आप लोगों का पार्ट हुआ, ठीक है। ये सब कुछ होने के बाद फाइनल रेमिटेंस होता है, कंसाइनी विल गिव अमाउंट बचा हुआ टू कंसाइनर, तो कंसाइनर विल रिसीव द अमाउंट, रिसीव द अमाउंट तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। कौन दे रहा है, कंसाइनी टू कंसाइनीज अकाउंट क्रेडिट द गिवर। These are some basic journal entries of consignment. सर अगर पूरे एंट्रीज को फिर से एक बार रिवाइज करें तो पहला बेसिक जर्नल एंट्री है गुड्स को भेजना, एंट्री कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। वो भेजने के बाद, भेजने के लिए कुछ खर्चा किया, कंसाइनर ने खर्चा किया तो एंट्री कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। यही खर्चा अगर कंसाइनी ने किया तो एंट्री कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीज अकाउंट। ये होने के बाद सर क्या हुआ, सेल हुआ, सेल की एंट्री होती है कंसाइनीज अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, बिल्कुल सही। सेल होने के बाद कमीशन, सर कमीशन मिलेगा तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, यस। उसके बाद अगर कोई स्टॉक बचता है तो एंट्री स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। एंड लास्ट में फाइनल रेमिटेंस जब होता है तो एंट्री होती है कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीज अकाउंट। बेसिक एंट्रीज इतने ही हैं।
इसमें कुछ एडिशनल एंट्रीज है, जैसे कोई बिल वगैरह एक्सेप्ट किया कंसाइनी ने, कंसाइनर ने, वगैरह वगैरह। तो अगर मैंने आपको गुड्स भेजे, कंसाइनर सेंड गुड्स टू कंसाइनी, एंड कभी कंसाइनर ने क्या किया, उसके ऊपर बिल भी ड्रॉ किया। अगर बिल ड्रॉ करता है तो हमारे लिए वो बिल रिसीवेबल है। तो एक स्टार मार्क एंट्री आपको बोलता हूं, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीज अकाउंट। कंसाइनी मतलब एक, अगर हम लोग सिंपल भाषा में कहें तो ड्रॉ भी हमारे लिए, क्योंकि हु रिसीव्स द बिल एंड हु एक्सेप्ट्स द बिल, तो ड्रॉ भी है हमारे लिए कंसाइनी। और हमारे लिए बिल की अमाउंट रिसीवेबल है, तो मैं बिल्स रिसीवेबल को करूंगा डेबिट, एंट्री हो जाएगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीज अकाउंट। यस, तो दीज आर सम बेसिक एंट्रीज जो हम लोगों को उन्होंने बताई है। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे एंट्रीज नजर आएगी। देखिए, ये तो एमसीक्यूज है। ये एमसीक्यूज के बाद अगर आप देखोगे, दीज आर द बेसिक एंट्रीज, चेक करो। सर, ये एंट्री मैंने आपको नहीं बताई है अभी तक। ये ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक है मतलब मे भी पिछले साल का जो स्टॉक है वो अपने साल में आया। सर, मैंने क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या की थी, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। क्या ना इसे उसी का रिवर्स ओपनिंग स्टॉक का एंट्री बनेगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। ये देखिए पहला एंट्री। ड्रॉवी के बुक्स में, सॉरी कंसाइनी के बुक्स में तो ये एंट्री होगी नहीं, बरोबर। कंसाइनी को कहा माल आया भाई, यस। तो सेंड की एंट्री, ये पहला कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ये एंट्री मैंने बताई थी। अगर कोई गुड्स रिटर्न होते हैं सर, तो मैंने माल भेजा लेकिन सामने वाला बोला कि इतना माल तो खराब है, ये मैं आपको रिटर्न भेज रहा हूं, वही एंट्री रिवर्स हो जाएगी, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। देखो, ऑन एक्सपेंसेस फॉर सेंडिंग गुड्स, गुड्स सेंड करने के लिए कुछ एक्सपेंसेस लगे। अभी ये एक्सपेंसेस कंसाइनर ने बेयर किए, एंट्री कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। सर, उसके बाद जो मैंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोला था, ऑन कंसाइनी पेइंग कैश और एक्सेप्टिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। कभी कभी क्या होता है, कंसाइनी क्या बोलता है कि भाई मेरे पास आपके 1 लाख रुपए के गुड्स आ गए हैं, ये 20,000 रुपए आप एडवांस रख लो, मैं बेच ही दूंगा, लेकिन एक कर्टसी होती है ना भाई, लाख रुपए के गुड्स मेरे पास आए हैं तो मुझे तो कुछ ना कुछ चाहिए कि भाई हाँ थोड़ा बहुत पैसे मिल गए। तो कंसाइनी बोलता है ओके, ये 20,000 रुपए रखो। तो कुछ पार्ट पेमेंट अगर एडवांस में आता है तो एंट्री होती है कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीज अकाउंट, कंसाइनी इज द गिवर। दो एंट्री है सर यहां। यही चीज अगर कंसाइनी के बुक से देखे तो कंसाइनी क्या बोल रहा है, मेरी जेब से पैसे जा रहे हैं, तो कैश और बैंक। किसे जा रहे हैं, हु इज द रिसीवर, कंसाइनर इज द रिसीवर, तो कंसाइनर्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। यस, और अगर बिल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो कंसाइनी के लिए बिल्स रिसीवेबल नहीं, बिल्स पेएबल। किसे देना है, कंसाइनर को, एंट्री कंसाइनर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, एकदम सिंपल। यस, तो ये हुई पांचवी एंट्री। ये बिल को अगर डिस्काउंट किया तो डिस्काउंट की एंट्री तो कंसाइनी के अंदर आएगी ही नहीं, हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज देखा है। जो व्यक्ति बिल एक्सेप्ट करता है उसके बुक्स में कभी भी डिस्काउंट की एंट्री नहीं आती, तो यहां एंट्री कैसे होगी, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, ये तो रेगुलर एंट्री। ये डिस्काउंट मेरे लिए क्या है, लॉस, एंड लॉस आप आइदर पी एंड एल में भेजो नहीं तो कंसाइनमेंट को डेबिट करो, ये आपके ऊपर है। एज अ कंसाइनर आप क्या चाहते हो, अगर आप पी एंड एल में डालना चाहते हो तो पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट, और अगर आप कंसाइनमेंट में डालना चाहते हो तो एंट्री कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट। देखिए भाई, दो एंट्री बताई मैंने आपको। डिस्काउंट अगर होता है तो डिस्काउंट मेरे लिए क्या है, लॉस, एंड लॉस की एंट्री करने के बाद लॉस मैं आइदर पी एंड एल में डालूंगा तो एंट्री पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट।
और अगर ये लॉस में कंसाइनमेंट में डालना चाहता हूं तो एंट्री करूंगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट। बिल्कुल सही सर, ये आपकी 6 नंबर की एंट्री। इसके बाद वो क्या बोल रहा है, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनी, कंसाइनी ने कुछ खर्चा किया, मैंने एंट्री बताई आपको, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। और अगर यहां कंसाइनी के बुक्स में अगर देखे तो कंसाइनी की जेब से पैसे जा रहे हैं, वो पैसे किससे रिकवर करेगा, कंसाइनर से। एंट्री क्या पास करेगा, कंसाइनर्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। देखो बिल्कुल। उसके बाद कंसाइनी सेल करेगा, अगर सेल करेगा तो एंट्री हो जाएगी कंसाइनीज अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। लेकिन यही चीज कंसाइनी के बुक्स में सेल करेगा तो पैसा आएगा, एंट्री क्या बोलेगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। ये पैसा किसे देना है, कंसाइनर को, टू कंसाइनर्स अकाउंट। दोनों के बुक्स में साथ में साइमल्टेनियसली बता रहा हूं। सेल करने के बाद कमीशन आएगा, कमीशन की एंट्री हो जाएगी कमीशन लॉस, लॉस कंसाइनमेंट को डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। बिल्कुल। और यहां पे कमीशन रिसीवेबल है तो देखिए कंसाइनर्स अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। सर कमीशन मिलने वाला है तो कमीशन रिसीव्ड क्रेडिट, कमीशन रिसीव्ड का अकाउंट मैंने अभी आपको बताया था, यस ये मिलेगा तो कंसाइनर से मिलेगा, इसलिए कंसाइनर हुआ डेबिट और कमीशन हुआ क्रेडिट। और उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक सर, उसके बाद स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट, यही चीज ऊपर ओपनिंग स्टॉक उल्टी हुई थी, ठीक है। और स्टॉक की एंट्री कंसाइनी बोलेगा मैं क्यों स्टॉक मेंटेन करूं, मैं तो एजेंट हूं, स्टॉक मेंटेन तो प्रिंसिपल करेगा, तो कंसाइनर ने कर दिया। और अगर कभी कभार गुड्स ट्रांजिट में हुए तो ट्रांजिट में है सर गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, क्योंकि इससे क्या होगा, कंसाइनमेंट भेजा तो पूरा आना चाहिए, ट्रांजिट में है तो उल्टा, इसीलिए कंसाइनमेंट हुआ क्रेडिट और गुड्स इन ट्रांजिट हुआ डेबिट। ट्रांजिट का इनका कोई लेना देना ही नहीं है, कंसाइनी क्या बोलेगा, जब तक मेरे पास माल नहीं आता तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता, ट्रांजिट में है जब तक है तब तक आप जाने आपका माल जाने, इसीलिए गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। देखिए 11 एंट्रीज यहां पे दिए हुए हैं, मैंने आपको 8 या 9 बताए, 2-3 एंट्री एक्स्ट्रा के हैं, एक बार पूरा देख लो। पूरे पार्ट को एकदम अच्छी तरह से देख लीजिए, और अगर पूरा पार्ट हमारे लिए क्लियर है तो हम लोग आगे जा सकते हैं। इसके बाद हमारे लिए इंपॉर्टेंट यही है कि अगर अभी तक यहाँ पे कमीशन वर्ड आया सिर्फ, राइट, अभी तक यहाँ पे सिर्फ वर्ड कमीशन आया है, ये कमीशन कौन सा है, ऑर्डिनरी है, ओवरराइडिंग है या डेल क्रेडर है, इसके ऊपर भी तो सवाल उठेंगे। तो ये जानने के लिए हमें यहाँ पे वर्किंग करनी पड़ेगी, जरा ध्यान से देखिए। तो सर यहां हमारे सामने बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्रेडिट सेल और डेल क्रेडर कमीशन। मैंने आपको बताया था क्रेडिट सेल के ऊपर आप लोग डेल क्रेडर कमीशन दे सकते हो अगर वहां पे क्रेडिट सेल है तो, और अगर आप डेल क्रेडर कमीशन दे रहे हो तो डेटर का अकाउंट क्रिएट होगा, क्रेडिट सेल होगा तो डेटर क्रिएट होगा। बस सवाल ये आता है कि डेटर किसके बुक्स में क्रिएट होगा। सर अगर डेल क्रेडर कमीशन दे रहे हो तो कंसाइनी के बुक्स में क्रिएट होगा, डेल क्रेडर कमीशन अगर नहीं दे रहे हो तो कंसाइनर के बुक्स में क्रिएट होगा, और उसी के एंट्रीज आपको समझने हैं। वो इसीलिए बोल रहे हैं इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल गुड्स आर टू बी सोल्ड बाय कंसाइनी इन कैश, सारी चीजें कैश में ही सेल करे ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं है। ही मे रिक्वायर्ड टू सेल सम पार्ट ऑफ द गुड्स ऑन क्रेडिट, वो क्रेडिट पे भी बेच सकता है। When goods are sold on credit, the problem of bad debt arises. क्रेडिट पे बेचोगे तो बैड डेट आएगा, बिल्कुल सही जवाब। Since consignee has better knowledge about the local market condition, he may be offered an additional commission to take the responsibility of realizing proceeds from the customer and also bear the consequence of bad debt loss. कंसाइनी को लोकल वाले के बारे में बिल्कुल ज्यादा जानकारी है सर,
और जिनको जानकारी ज्यादा है तो जाहिर सी बात है वो लोग क्या बोलेंगे कि भाई आप क्या करो, लोकल हो ना, तो लोकल जानकारी ले लो और सारी चीजें आप लोग पूरा प्रोसीड्स आप ही कलेक्ट करो। अगर पूरा प्रोसीड अगर आप ही कलेक्ट करोगे ऐसा होगा तो जाहिर सी बात है पूरे लॉस की जिम्मेदारी आप ही लो, उसके लिए हम आपको एक्स्ट्रा कमीशन देंगे, दैट इज कॉल्ड नथिंग बट डेल क्रेडर कमीशन। Yes, this additional commission is known as Del Creditor Commission. Accordingly, accounting in the books of consignor and the consignee differs based on whether bad debt loss is borne by consignee or the consignor. That is, where Del Creditor Commission is given to the consignee or not. यही चीज तो मैंने आपको बताई। कंसाइनी को कमीशन मिलेगा तो बैड डेट वो रिकवर करेगा, कमीशन नहीं मिलेगा तो बैड डेट हम रिकवर करेंगे। जो रिकवर करेगा उसके बुक्स में डेटर बनेगा, सिंपल। कंसाइनी रिकवर कर रहा है तो कंसाइनी डेटर बनाएगा, कंसाइनर रिकवर कर रहा है तो कंसाइनर डेटर बनेगा। यस, तो सिंपल उसके एंट्रीज देखिए अभी। व्हेन डेल क्रेडर कमीशन इज गिवन टू द कंसाइनी, कंसाइनी को डेल क्रेडर कमीशन दिया है, ठीक है। अगर डेल क्रेडर कमीशन दिया है तो डेटर कौन बनाएगा? कंसाइनी बनाएगा सर डेटर, जाहिर सी बात है। तो क्रेडिट सेल का एंट्री कंसाइनर के बुक्स में नॉर्मल सेल का एंट्री होगा, क्योंकि उसके लिए कैश क्या क्रेडिट क्या, अभी तो मैंने डेल क्रेडर दे दिया है, मेरे लिए बोथ सेल इज सेम, तो सेल का एंट्री वो बेसिकली क्या पास करेगा? कंसाइनीज अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। देखिए पहले सिर्फ कंसाइनर का बुक्स बताता हूं। सर बैड डेट हुआ, अभी मैंने डेल क्रेडर कमीशन दिया है तो जाहिर सी बात है बैड डेट रिकवर करने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, वो पूरी जिम्मेदारी किसकी है? कंसाइनी, बिल्कुल। तो देर इज नो एंट्री फॉर बैड डेट। हाँ, डेल क्रेडर कमीशन देना पड़ेगा, बिल्कुल, कमीशन की एंट्री रेगुलर, भले ही कोई भी कमीशन हो कमीशन की एंट्री तो वही होगी। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीज अकाउंट आ गया। फॉर रियलाइजेशन ऑफ प्रोसीड्स, पूरे पैसे रिकवर कौन करेगा? कंसाइनी, तो मेरे बुक्स में थोड़ी ना एंट्री आएगी, नो एंट्री। बैड डेट ही नहीं हुआ तो बैड डेट ट्रांसफर होगा क्या? नहीं, नो एंट्री। कोई भी चीज का दिक्कत नहीं है सर, यहां पे देखिए पूरा क्लियर हुआ। कंसाइनर का बुक्स सिर्फ दो एंट्री आ रही है, एक कमीशन दे दो और एक सेल कर लो, बस। बैड डेट तुम्हारी जिम्मेदारी, पैसा रिकवर करना तुम्हारी जिम्मेदारी, बैड डेट ट्रांसफर करना तुम्हारी जिम्मेदारी, मेरा कुछ है ही नहीं क्योंकि मैंने तो कमीशन दे दिया है। लेकिन अगर हम लोग आगे देखेंगे कमीशन अगर नहीं दिया तो क्या, अभी देखिए यही चीजें कंसाइनी के बुक्स में सेल किया, क्रेडिट सेल, कंसाइनी अगर क्रेडिट सेल करेगा तो बेसिकली एंट्री डेटर किसका बनेगा? कंसाइनी का। एंट्री क्या पास करेगा? कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर अकाउंट। देखिए डेटर है, डेटर तुम्हारे लिए एज अ कंसाइनर, तुम्हारे लिए हम लोग डेटर बना रहे हैं, ठीक है। तो हमारे लिए कंसाइनर से ही पैसा लेना है कमीशन का एक्स्ट्रा, इसीलिए कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर, ठीक है। क्रेडिट सेल हुआ, बैड डेट हुआ, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर, ये तो बेसिक एंट्री होती है सर, वही एंट्री है। बैड डेट मेरा है एज अ कंसाइनी, तो मेरे लिए बैड डेट लॉस है, लॉस को डेबिट किया, बैड डेट लॉस होने के कारण डेटर कम हुआ, एसेट है, क्रेडिट किया, एंट्री बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर, बिल्कुल। ये बैड डेट के लिए मैंने एक्स्ट्रा कमीशन मांगा था, वो कमीशन मेरे को मिला, कमीशन मिल रहा है, तो कमीशन इज इनकम, ये देखिए कमीशन रिसीव क्रेडिट होगा, किससे मिलेगा? कंसाइनर, तो कंसाइनर्स अकाउंट डेबिट टू कमीशन, ये तो रेगुलर एंट्री है सर, बिल्कुल। अभी रियलाइजेशन ऑफ प्रोसीड्स, मैंने अगर डेल क्रेडिटर कमीशन लिया है तो पूरा प्रोसीड्स मैं ही रियलाइज करूंगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, मेरे को पैसा आ रहा है, देखिए डेटर से पैसा आ रहा है तो एंट्री क्या होगी? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर, डेटर कम होगा कैश बढ़ेगा, बैड डेट हुआ बैड डेट बढ़ेगा डेटर कम होगा, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर बिल्कुल सही है। और ये जो कमीशन रिसीव्ड हुआ ना सर, मैंने आपको बताया था, याद कीजिए, आपने डेल क्रेडिटर कमीशन लिया और बैड डेट हुआ तो बैड डेट विल रिड्यूस योर कमीशन। 1000 रुपए का कमीशन मिला,
और जाहिर सी बात है 200 रुपए का बैड डेट हुआ तो 800 रुपए ही आपको नेट कमीशन मिलेगा, तो कमीशन कम होगा, कमीशन कम होगा तो कमीशन डेबिट, देखिए यस। और बैड डेट हुआ क्रेडिट, ये स्टार मार्क एंट्री है सर मेरे लिए। कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट। आर वी क्लियर एवरीवन? प्लीज देखिए पूरा पार्ट बहुत बढ़िया एंट्रीज है। तो कंसाइनी के बुक्स में पहला क्रेडिट सेल का एंट्री, कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर, फिर बैड डेट होगा तो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर, प्रोसीड्स ऑफ सेल रिसीव होगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर, और उसके बाद कमीशन मिलेगा तो कंसाइनर्स अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, यस। और उसके बाद एंड में कमीशन रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू बैड डेट, नेट कमीशन करने के लिए कि उसकी वजह से इतना मेरा लॉस हुआ। जरा ध्यान से सर, व्हेन डेल क्रेडिटर कमीशन इज नॉट गिवन, अभी अगर दिया नहीं है तो डेटर किसका? कंसाइनर का। कंसाइनर का डेटर तो क्रेडिट सेल का एंट्री, डेटर अकाउंट डेबिट, अभी ये हमने गुड्स भेजे हैं तो ये सारी चीजें सेल की आप लोग कहां डालोगे? कंसाइनमेंट में। तो एंट्री होगी कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। कंसाइनी बोलेगा मेरा क्रेडिट सेल है ही नहीं तो मैं एंट्री पास करूंगा ही नहीं। बैड डेट होगा तो एंट्री बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर, बैड डेट लॉस है, लॉस कहां डालते हैं? कंसाइनमेंट में, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू डेटर। लॉस मेरा है ही नहीं, मैं एंट्री पास करूंगा ही नहीं। उसके बाद सर फॉर रियलाइजेशन ऑफ प्रोसीड्स, अभी कंसाइनर अगर कमीशन नहीं दे रहा है, लेकिन कभी कभार क्या होता है वो जो प्रोसीड्स है वो कभी कंसाइनर रिकवर करता है या कभी कभार रिकवर्ड बाय कंसाइनी भी होता है। मतलब भले ही मैंने कमीशन नहीं दिया लेकिन मेरा एजेंट है ना तू, तो मेरे लिए जा और उनसे पैसा कलेक्ट कर। ये कंसाइनर कंसाइनी को गुड फेथ में बोल सकता है। और अगर कंसाइनर ने बोला और कंसाइनी ने माना तो प्रोसीड्स में भी कलेक्टेड बाय कंसाइनी भी हो सकता है, एंड इफ प्रोसीड्स में भी कलेक्टेड बाय कंसाइनर भी हो सकता है। अगर कंसाइनर ने कलेक्ट किया तो बोलेगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर, बात खत्म, सिंपल। प्रोसीड्स हमने कलेक्ट ही नहीं किया, बात हो गई खत्म। लेकिन अगर प्रोसीड्स हमने कलेक्ट किया तो प्रोसीड्स कलेक्ट करके हमें किसे देना है? कंसाइनर को एंड में। तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर, ये एंट्री पास करेगा वो, बिल्कुल। और कंसाइनर क्या बोलेगा? प्रोसीड्स कौन कलेक्ट कर रहा है? कंसाइनी। तो कंसाइनी कलेक्ट करेगा तो जाहिर सी बात है हमारा डेटर कम होगा, उसकी जगह कैश मुझे मिलने के बजाय कंसाइनी को मिलेगा, तो मैं कंसाइनी का अकाउंट डेबिट करूंगा कि नहीं? कैश मुझे नहीं मिला, मुझे मिलता तो मैं प्रोसीड कलेक्ट कर रहा हूं ऐसा अज्यूम होता, तो एंट्री होती कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर। बट यही कैश अकाउंट डेबिट की जगह पैसा मुझे नहीं मिल रहा है, पैसा मेरे कंसाइनी को मिल रहा है, तो कंसाइनी को करो डेबिट, कंसाइनीज अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट डेटर। सिंपल सिंपल एंट्रीज चेक करो एवरीवन। तो डेल क्रेडिटर कमीशन अगर नॉट गिवन है तो ये टाइप के एंट्रीज होते। आर वी क्लियर एवरीवन? यस, दीज आर द बेसिक जर्नल एंट्रीज। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लिए, ये सारा पार्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक और इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ मैं आप लोगों को लेके जाना चाहता हूं, इसके आगे ध्यान से देखिएगा। एंट्रीज के बारे में तो हम लोग क्लियर हो गए सर, कॉन्सेप्ट है लॉस का, ठीक है। अभी कभी कभार क्या होता है कि गुड्स भेजते समय कभी कभार लॉस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर। और अगर लॉसेस होंगे तो जाहिर सी बात है वहां पे कॉन्सेप्ट आएगा, लॉस कौन से प्रकार का है सर? देयर इज टू टाइप्स ऑफ लॉस, वन इज नॉर्मल लॉस, वन इज एबनॉर्मल लॉस। ओके, नॉर्मल लॉस सर, नॉर्मली जैसे कोई आप पैकेज फूड लेके जा रहे हो और रास्ते में 8 10 20 25 पैकेट फूड गए, जैसे चिप्स वगैरह आप लोग ट्रांसफर कर रहे हो तो पैकेट फूड गए, तो दिस इज नॉर्मल सर। 1000 पैकेट लेके जा रहे हैं और उसमें से 10 15 पैकेट फूटना इज नॉर्मल बात।
तो अगर ये नॉर्मल बात है तो जाहिर सी बात है इस चीज को क्या बोलेंगे, नॉर्मल लॉस। एंड नॉर्मल लॉस इज ऑलवेज चार्ज टू प्रोडक्ट। नॉर्मल लॉस इज ऑलवेज चार्ज टू प्रोडक्ट। तो नो नीड टू रिकॉर्ड एनीवेयर। ये प्रोडक्ट को चार्ज होता है सर, इसीलिए इसको रिकॉर्ड करने की जिम्मेदारी हमारी है ही नहीं, तो नो नीड टू रिकॉर्ड एनीवेयर, कहीं पे भी रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉसेस मतलब ऐसे लॉसेस जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किए थे लेकिन हो गए। जैसे ट्रांजिट में जाते जाते आपका ट्रक पलटी हो गया, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे क्या, नहीं, लेकिन ट्रक एक्सीडेंट, ट्रक का एक्सीडेंट हो गया और ट्रक पलटी हो गई, एबनॉर्मल लॉस। या कंसाइनर ने गुड्स भेजने के बाद कंसाइनी को गुड्स मिले और कंसाइनी की गोडाउन में गुड्स खराब हो गए। नॉर्मली हो गया तो दैट इज ओके, बट एबनॉर्मली हो गया। अगर ऐसा होता है तो एबनॉर्मल लॉसेस का ट्रीटमेंट होता है ऑलवेज चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बिकॉज ये अनएक्सपेक्टेड चीज है। नॉर्मल लॉस इज एक्सपेक्टेड, ठीक है, थोड़ा बहुत फटेगा, यस। एबनॉर्मल लॉस इज नॉट एक्सपेक्टेड एंड इट कैन बी अवॉइडेबल, इसीलिए इसको पी एंड एल में डाला जाता है। आर वी क्लियर? यस। तो इसको तो रिकॉर्ड नहीं करना है लेकिन इसका ट्रीटमेंट तो देना पड़ेगा। तो एबनॉर्मल लॉसेस को दो पार्ट में मैं डिवाइड कर रहा हूं। एक को बोल रहा हूं मैं लॉस इन ट्रांजिट और एक को बोल रहा हूं मैं लॉस एट द प्लेस ऑफ कंसाइनी। ट्रांजिट में लॉस हो गया या फिर कंसाइनी की प्लेस पे लॉस हो गया। सर ध्यान से, अगर लॉस इन ट्रांजिट है तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको एक पार्ट लिखना होगा। कैसे, देखिए मैं लिख रहा हूं यहां पे। सर क्या बोल रहे हैं वो, सिंपल, वैल्यू ऑफ गुड्स लॉस्ट, जो गुड्स लॉस्ट हुए उसका वैल्यू लो, ऐड करो प्रपोर्शनेट शेयर ऑफ ऑल एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, और जो आएगा वो होगा आपका अमाउंट ऑफ लॉस। ध्यान से देखिए क्या बोल रहे हैं। गाड़ी कंसाइनर के जगह से निकली, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी पलटी हो गई, तो जितना लॉस हुआ वो प्योरली लॉस तो वैसे भी कंसाइनर का ही है, लॉस पूरा का पूरा कंसाइनर का ही है, लेकिन लॉस की वैल्यू मैंने लिखी। मैं भेज रहा था 1000 क्वांटिटी, 1000 क्वांटिटी को भेजने के लिए मुझे लगे थे 1000 रुपए, समझो 200 क्वांटिटी लॉस हो गई। तो उनका बोलना है अगर 200 क्वांटिटी लॉस हो गई तो सामने वाले व्यक्ति को वैसे भी अभी 800 मिलेगा, तो 1000 रुपए आप लोगों ने खर्च किए 1000 का क्वांटिटी भेजने के लिए, 200 क्वांटिटी तो चली गई ना, तो उसके साथ साथ उसके ऊपर जो खर्चा किया वो भी चला जाना चाहिए लॉस में, इसीलिए 1000 के लिए 1000 तो 200 के लिए कितना, ऐसा प्रोपोर्शनेट आपको करना पड़ेगा। तो वही बोल रहे प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ ऑल एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, कंसाइनर ने जितने भी खर्चे किए वो कितने के लिए था और आपका कितना लॉस हो गया उसका प्रोपोर्शन निकालो। जैसे फॉर एग्जांपल ₹1000 इज स्पेंड फॉर 1000 किलो, व्हाट अमाउंट फॉर, अगर 200 किलो लॉस हुआ है तो व्हाट अमाउंट फॉर 200, तो ₹200 विल बी द अमाउंट, वो आएगी यहां।
और इसमें वो अमाउंट में ये जोड़ के अमाउंट ऑफ लॉस निकाला जाएगा। सिंपल, समझ रहे हो बात को? यस। और यही चीज अगर कंसाइनी के जगह पे हुई तो भी तो लॉस का वैल्यू निकालना पड़ेगा सर। कैसे? सेम, पर्टिकुलर्स अमाउंट। सर लॉस का वैल्यू निकालना है, कैसे निकालेंगे? सेम वैल्यू ऑफ गुड्स लॉस्ट, इसमें जोड़ेंगे एड प्रपोर्शनेट शेयर ऑफ ऑल एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी, सॉरी पहले कंसाइनर, कंसाइनर का खर्चा जोड़ा, सेम यही था वही लिखा सर यहां। लेकिन सर इसमें और एक एडिशन जुड़ेगी। एडिशन क्या है सर? अभी लॉस कहां हुआ है? कंसाइनी के गोडाउन में, और कंसाइनी के गोडाउन में हुआ है तो जाहिर सी बात है कंसाइनी ने भी तो कुछ खर्चा किया होगा, तो वहां पे प्रपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी, प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी। कंसाइनी के नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस आप लोगों के सामने आने चाहिए, ठीक है सर? अगर कंसाइनी के नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस आएंगे तो ही ये पूरा कंप्लीट होगा। और सिर्फ नॉन रिकरिंग ही क्यों सर? जाहिर सी बात है रिकरिंग खर्चा तो बार बार हो सकता है, लेकिन जो गुड्स लॉस्ट हुए उसके लिए कंसाइनी ने जो खर्चा किया वहां से यहां लाने के लिए वो खर्चा रिपीट नहीं हो सकता, तो वो खर्चा आप लोगों को उसमें जोड़ना पड़ेगा। जैसे मैंने 1000 क्वांटिटी कैरेज दे के मेरे गोडाउन में लाई, कंसाइनी बोल रहा है 1000 किलोज ऑफ क्वांटिटी, उसने क्या किया? थोड़ा फ्रेट कैरेज पे किया और गोडाउन में लाया, और दूसरे दिन वो खराब हो गया। अब वो गोडाउन में लाने का खर्चा तो लग गया ना सर, दैट इज वन टाइम, वो थोड़ी ना बार 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 होता है। तो जाहिर सी बात है अगर वो बार बार नहीं होता तो उतना खर्चा प्रोपोर्शनेट आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? उसमें लॉस में जोड़ना पड़ेगा। इसीलिए मैंने ये सारी चीजें जोड़ी और उसके बाद मेरे सामने आएगा अमाउंट ऑफ लॉस। आर वी क्लियर एवरीवन? यस, एकदम सिंपल। तो ये लॉस निकालने का ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है, और इसके अलावा यहां कंसाइनमेंट में इंपॉर्टेंट बाकी कोई भी पार्ट नहीं। तो मेनली कमीशन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएगा, लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए आएगा। मैक्सिमम इन्हीं चीजों के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। आर वी क्लियर? यस। तो अगर हम लोग क्लियर हैं तो हम लोग इसके ऊपर के कुछ एमसीक्यूज देख सकते हैं। सर देर आर सम इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो आपके सामने बहुत आएंगे। चलिए शुरुआत से देखते हैं, कुछ थ्योरी कुछ प्रैक्टिकल, ध्यान से देखिए। जैसे ऑन रिसिप्ट ऑफ गुड्स कंसाइनी डेबिट विच ऑफ दीज अकाउंट। सर रिसिप्ट होने पे कंसाइनी के बुक्स में कोई एंट्री हो ही नहीं सकती, जाहिर सी बात है, नन ऑफ द अबव। कंसाइनर बोलेगा ना कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। देखिए यहां पे आप लोग बिल्कुल गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट का नेचर रियल, स्टॉक है ना सर, स्टॉक इज ऑलवेज रियल, बिल्कुल सही जवाब। कंसाइनमेंट अकाउंटिंग इज मेड ऑन द फॉलोइंग बेसिस, अक्रूअल, बिल्कुल सही। आप तुरंत थोड़ी ना पेमेंट कर रहे हो, या कैश आया या कैश गया तभी हम लोग थोड़ी रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम तो सारी चीजें बाद में यही बिलीव कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है? अक्रूअल बेसिस, बिल्कुल सही। उसके बाद सर which of the following terms is true about consignment? To consign means to sell? No, to transfer, that's why it is called shipment, ये भेजा जा रहा है सर, बिल्कुल। which of these accounts are not open in the books of consigner? तो कंसाइनर क्या क्या बनाएगा? कंसाइनमेंट बनेगा, कंसाइनमेंट डेटर बनाएगा, बिल्कुल कंसाइनमेंट तो बनाएगा ही बनाएगा, कंसाइनमेंट कंसाइनी का अकाउंट बनाएगा। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट पहली एंट्री, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, बिल्कुल बनाएगा।
तो सर क्या कमीशन का अकाउंट वो बनाएगा? नहीं, मैंने लिखते समय भी लिखा था, कमीशन का अकाउंट कौन बनाएगा? कंसाइनी विल प्रिपेयर। यस, बहुत बढ़िया। उसके बाद और क्लोजिंग स्टॉक हेल्ड बाय कंसाइनी विच अकाउंट मस्ट बी डेबिटेड? सर क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, डेबिट टू कंसाइनमेंट, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट या कंसाइनमेंट स्टॉक। हाँ, अभी जब अपन किसी को सेल करते हैं तो इनवॉइस भेजते हैं, लेकिन अगर यहां पे सेल हो ही नहीं रहा, कंसाइनर कंसाइनी को जब गुड्स भेजता है तो वहां पे एक प्रो फॉर्मा इनवॉइस आता है। इसीलिए कभी भी ध्यान में रखिए, प्रो फॉर्मा इनवॉइस कौन किसको भेजेगा? कंसाइनर कंसाइनी को भेजे, ठीक है। एंड कमीशन विल बी शेयर्ड बाय, कमीशन किसे मिलता है? ओनली सर कंसाइनी को। कंसाइनर कंसाइनी को कमीशन देगा तो कमीशन किसे मिलेगा? कंसाइनी को। विच ऑफ दीज आर रिकरिंग? सर रिकरिंग इन नेचर, बार बार होने वाले। ट्रांजिट इंश्योरेंस, सर एक ही बार गुड्स ट्रांसफर होगा तो इंश्योरेंस ट्रांजिट का एक ही बार होगा। ऑक्ट्रॉय, जो टोल टैक्सेस आप लोग पे करते हो वो बार बार थोड़ी देंगे, एक बार गुड्स गया तो वही टाइम पे होगा। लोडिंग अनलोडिंग, एक ही बार कंसाइनी गुड्स उतारेगा और अपने माल वहां पे चढ़ाएगा, जाहिर सी बात है। लेकिन जो गोडाउन रेंट और इंश्योरेंस है ये तो बार बार होने वाले आइटम है सर। हर महीना बदला की रेंट आएगा, हर महीना बदला की रेंट आएगा, तो कहना इससे हमारे लिए रिकरिंग इन नेचर क्या है? गोडाउन रेंट, बिल्कुल सही। अभी आ रहा है सर प्रैक्टिकल, बहुत बढ़िया। व्हाट दे आर सेइंग, ठीक है। एक एक चीज मैं कैलकुलेटर पे करूंगा, आप लोग भी चेक करेंगे। चलिए सर, एक्स सेंड आउट गुड्स टू वाई कॉस्टिंग ₹1,50,000, ठीक है। गुड्स आर टू बी सोल्ड एट कॉस्ट प्लस वन थर्ड ऑन कॉस्ट। तो सर 1,50,000, उसका वन थर्ड करिए 50,000, तो 1,50,000 कॉस्ट, 50,000 प्रॉफिट, मतलब भेजा कितने में? 2 लाख रुपए में सर। द कंसाइनर आस्क कंसाइनी टू पे एडवांस फॉर एन अमाउंट इक्वल टू 60% ऑफ सेल वैल्यू। व्हाट इज द सेल वैल्यू? 2 लाख। 2 लाख का 60%, 1,20,000। द अमाउंट ऑफ एडवांस विल बी 1,20,000। आ गया सर आंसर, बिल्कुल सही। Goods of the invoice value 2,40,000 sent to consignee at 20% profit on what is cost? 1/5 on cost is 1/6 on sale और इनवॉइस प्राइस। तो सर 2,40,000 का 1/6 क्या पूछा है? लोडिंग अमाउंट, लोडिंग मतलब प्रॉफिट। तो 2,40,000 का 1/6 इज 40,000। आगे सर, out of the given options which cannot be treated as part of purchase for valuing closing stock, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू करते समय आप किस चीज को परचेस का पार्ट नहीं कर सकते कंसिडर? दैट इज डिलीवरी चार्जेस, बिल्कुल सही। क्योंकि जब परचेस करेंगे तो पैक तो करना पड़ेगा, पैक करना पड़ेगा, ऑक्ट्रॉय भरना पड़ेगा, फ्रेट भरना पड़ेगा, परचेस का ही पार्ट है, इंसिडेंटल टू परचेस। लेकिन डिलीवरी चार्जेस ये आप लोगों का परचेस का पार्ट नहीं है, बिल्कुल सही। एक्स सेंड आउट 100 बैग्स टू वाई कॉस्टिंग ₹1,000, तो सर 100 इंटू 1,000, बिल्कुल 1 लाख। 60 बैग्स वेर सोल्ड एट 10% अबव कॉस्ट प्राइस। सर 60 बैग्स अबव कॉस्ट प्राइस, 10% अबव कॉस्ट, मतलब 60 बैग्स इंटू कॉस्ट थी 1,000, 10% अबव 1,000 प्लस 10% 1,100, तो 1,100 इंटू 6 66,000। सेल वैल्यू विल बी सिंपल 66, एकदम सिंपल वे में चल रहा है सर। एक्स ऑफ कानपुर सेंड आउट 1,000 बॉक्सेस टू वाई ऑफ दिल्ली कॉस्टिंग ₹200 ईच एट ए इनवॉइस प्राइस ऑफ 220। 200 की चीज 220 में, तो प्रॉफिट 20, बिल्कुल सही सर। ईच गुड सेंड आउट टू द ऑन कंसाइनमेंट टू बी क्रेडिटेड इन जनरल ट्रेडिंग विल बी, जनरल ट्रेडिंग को ट्रेडिंग अकाउंट पे सारी चीजें कॉस्ट पे रिकॉर्ड होती है, तो 1,000 बॉक्सेस 200 में बेचना मतलब 2 लाख रुपए। ट्रेडिंग में सारी चीजें कॉस्ट पे, इसीलिए 2 लाख रुपए अपना वैल्यू आ गया, सिंपल।
उसके बाद देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। एक्स ऑफ मुंबई सेंड आउट सर्टन गुड्स एट कॉस्ट प्लस 25, 1/4 ऑन कॉस्ट इज 1/5 ऑन सेल्स। इनवॉइस वैल्यू ऑफ द गुड्स इज 2 लाख, 2 लाख का आईपी है। 4/5 ऑफ द गुड्स वेर सोल्ड बाय कंसाइनी एट 1,76,000। तो सर 2 लाख का 4/5, सर 2 लाख का 4/5 1,60,000 है मेरे ख्याल से। ये आईपी है। 1,60 की चीज मैंने कितने में बेची? 1,76,000, मतलब एक्स्ट्रा कितना हुआ? 16,000। ठीक है। कमीशन 2% अप टू द इनवॉइस वैल्यू, इसका 2% 3,200 एंड 10% एनी सरप्लस अबव आईपी, सरप्लस इसका 10% 1,600। तो 3,200 प्लस 1,600 4,800 इज योर आंसर। चेक करो, एवरी आंसर इज वेरी वेरी सिंपल। एक्स्ट्रा कमीशन गिवन टू द कंसाइनी फॉर मेकिंग हिम रिस्पॉन्सिबल फॉर बैड डेट, बैड डेट के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी आई तो डेल क्रेडिटर आया। सिंपल सिंपल, बिल्कुल सही। P send out goods costing rupees 3 lakh to Y at a cost plus 25. Again, 1/4 on cost is 1/5 on sales. Consigners expenses 5,000. ठीक है। 1/10 of the goods were lost in transit. सर 3 लाख के गुड्स थे, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड 3,000। द नेट लॉस ऑन अकाउंट ऑफ एबनॉर्मल लॉसेज 3 लाख का 10% बरोबर 1/10 ऑफ द गुड्स वेयर लॉस्ट 30,000। बिल्कुल सही सर। उसके बाद इसमें क्या जोड़ते हैं अपन? प्रपोर्शनेट ऑल एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। सर कंसाइनर ने 3 लाख के गुड्स को भेजने के लिए 5,000 रुपए खर्च किया था, तो 30,000 के गुड्स के लिए वो कितना खर्चा करेगा? सिंपली 3 लाख के लिए 5,000 तो 30,000 के लिए 500, तो टोटल लॉस हुआ 30,500, जिसमें से क्लेम मिला कितना? 3,000। तो नेट लॉस कितना हुआ? 27,500। एबनॉर्मल लॉस में नेट लॉस आपको चाहिए। सर फिर से एक बार समझिए, 30,500 अगर कंसाइनमेंट में रिकॉर्ड करना है तो 30,500, यही चीज आप लोगों को लेकिन अगर एबनॉर्मल लॉस में चाहिए तो नेट एबनॉर्मल लॉस अगर मैं आपको बोलूं 30,500 का लॉस हुआ, 3,000 रुपए इंश्योरेंस क्लेम मिला, तो जाहिर सी बात है 27,500 मेरे लिए लॉस बना। सिंपल सिंपल, यस एवरीवन, यस। उसके बाद ओवरराइडिंग कमीशन क्यों देते हैं? हायर प्राइस पे बेचेंगे तो बिल्कुल। डेल क्रेडिटर कमीशन इज अलाउड टू कवर लॉस ड्यू टू बैड डेट। नॉर्मल लॉस कवर करने के लिए डेल क्रेडिटर कमीशन है ही नहीं, एबनॉर्मल लॉस कवर करने के लिए डेल क्रेडिटर कमीशन है ही नहीं। डेल क्रेडिटर कमीशन आप लोगों के लिए किसके लिए है? लॉसेस को रिकवर करने के लिए, वो भी किसके? बैड डेट। बिल्कुल सही। इफ द डेल क्रेडिटर कमीशन इज 10%, कैश सेल 5,000, क्रेडिट सेल 10,000। यस, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेल क्रेडिटर कमीशन। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, इसके ऊपर 10% निकाल के और 1,000 आंसर आता है और 1,000 को टिक करते हैं। गलत जवाब। डेल क्रेडिटर कमीशन आता तब है जब क्रेडिट सेल होता है, लेकिन कैलकुलेट होता है टोटल सेल पे। तो टोटल सेल हुआ है 10,000 और 5,000, 15,000 का 10% आंसर विल बी 1,500। एवरीवन, यस, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद कुछ थेरोटिकल है। देखो जैसे विच स्टेटमेंट इज सेंड बाय कंसाइनी टू द कंसाइनर? अकाउंट सेल। कंसाइनी कंसाइनर को जितना भी सेल करेगा उसका पूरा फॉर्मेट बेस एक चीज भेजेगा जिसको कहते हैं अकाउंट सेल। ठीक है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कंसाइनमेंट अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट। ठीक है। और उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां थी, ये देखिए, डेल क्रेडिटर कमीशन इन कंसाइनमेंट बिजनेस जनरली पेएबल ऑन
टोटल सेल्स एवरीवन। इसके बारे में अब भी ऊपर एमसीक्यू हमने किया है सर। उसके बाद कुछ क्वेश्चन। A of Assam sent goods costing rupees 45,000 to K of Kolkata at cost plus 33 and 1/3%. मतलब सर 1/3 on cost is 1/4 on sales. 1/5 of the goods were lost in transit and the remaining were sold at a profit of 20%. ठीक है। On invoice price find the value of sale। पहले तो कितना 45,000 के गुड्स थे जिसका 1/5 हुआ लॉस, तो 45,000 का 1/5 9,000, वैल्यू हुई 36,000। 36,000 के जो गुड्स हैं वो आपने क्या करके भेजे, 20% प्रॉफिट इनवॉइस प्राइस पे सर। अगेन 1/5 ऑन आईपी is 1/4 on cost। तो 36,000 का अगर मैं 1/4 करूं तो वैल्यू हो रही क्या है सर, ध्यान से देखिए। चलो इसका आंसर निकालो। चलो 36,000 के गुड्स है सर, 9,000 का लॉस हो गया है। A of Assam sent goods costing rupees 45,000 to K of Kolkata at cost plus 33। आपको भेजा ही कैसे गया है, कॉस्ट प्लस 33, ये कॉस्ट ही है। तो ऐसा समझ के चलिए 45,000 का गुड्स है जो कॉस्ट है, उसमें आप लोगों को 1/3 जोड़ के सामने भेजना है। तो 45,000 का 1/3 होता है 15,000। तो सेंड कितने के गुड्स हुए, 45,000 प्लस 50 60,000। 60,000 का 1/5 लॉस हो गया 12,000, वैल्यू हुई 48,000। और 48,000 के ऊपर 20% ऐड करके आप लोगों को बेचना है। देख लो कैसे हो रहा है सर। लॉस भी तो माइनस करना पड़ेगा ना सर। जब यहां पे आप कंसाइनमेंट बनाओगे तो भेजने वाला आइटम है 60,000 बरोबर, लॉस वाला आइटम है 15,000। कोई खर्चा है क्या उन्होंने भेजा हुआ, नहीं। तो 60,000 भेजने वाला आइटम, उसके बाद 12,000 का लॉस, उसके बाद 48,000 उन्होंने बेचा है कितने में, 20% प्रॉफिट जोड़ के। तो 48,000 पे 20% निकालिए 9,600 बरोबर। 48,000 प्लस 9,600 सॉरी 57,600 आ गया। फिर से एक बार पूरा करके बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये वाला पार्ट कट करो, पूरा एक बार अच्छे से करके बताता हूं, वहां पे बाजू में लिखित है। चलिए, उन्होंने आपको क्या पूछा था, उन्होंने आपको पूछा था रिमेनिंग अमाउंट जो है वो कितने में बिकी। चलो तो सर 45,000 की कॉस्ट की चीज 1/3 प्रॉफिट जोड़ के भेजी गई। तो 45,000 का 1/3 होता है 15,000, 45 में 15 जोड़ा 60,000 में भेजा गया। ये 60,000 का 1/5 हुआ लॉस्ट, तो 12,000 लॉस्ट हो गया, बचा 48,000। और ये 48,000 में 20% जोड़ के आगे भेजा गया, वो है 57,600। ये लॉजिक अप्लाई करो सिंपल, कोई भी दिक्कत नहीं सर, शांति से करेंगे तो आंसर आएगा। एंड 57,500 आपका आंसर है। ठीक है। आर सेंड आउट गुड्स कॉस्टिंग 3 लाख, कॉस्ट प्लस 33%। सर रिपीट क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, 3 लाख का गुड्स है, ठीक है, 1/3 ऑन कॉस्ट। कंसाइनर आस्क्ड कंसाइनी टू पे एन एडवांस इक्विवेलेंट 60% ऑफ द सेल वैल्यू। 3 लाख, इसका 1/3 करेंगे तो 1 लाख। तो आईपी बना 3 + 1 4 लाख, और 4 लाख का 60% 2,40,000। बिल्कुल सही जवाब सर। आगे, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 2 लाख सेंड आउट टू कंसाइनी एट कॉस्ट प्लस 25%। अगेन 1/4 ऑन कॉस्ट,
इज 1/5 ऑन सेल्स। तो 2 लाख का 1/5 40,000। तो आपको इनवॉइस वैल्यू चाहिए 2 लाख में 40, 2 लाख का 1/5 ना। अरे हाँ सॉरी, कॉस्ट प्लस 25% है गाइस, तो ये भी कॉस्ट ही है। तो 2 लाख का डायरेक्टली 25%, सिंपल 50,000। मुझे लगा आईपी प्राइस है। 2 लाख प्लस 50,000 इज 2,50,000, सिंपल। 2 लाख का गुड्स था, उसमें हमने 25% जोड़ के सामने वाले को भेजना है, तो सिंपली 2 में 25% जोड़ा और आईपी प्राइस आ गई 2,50,000। ठीक है। गुड सेंड टू कंसाइनमेंट एट कॉस्ट एंड 1/3। ठीक है, 1/3 ऑन कॉस्ट इज 1/4 ऑन सेल्स एंड 1/4 मतलब 25%। द परसेंटेज ऑफ लोडिंग ऑन इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस प्राइस पे 25%, सिंपल। उसके बाद जाइए आगे बढ़िए। ऑन 15 अप्रैल अबव पटना कंसाइन गुड्स, वर्ड देखिए, कॉस्टिंग 7,500 टू बी ऑफ रांची एट अ प्रो फॉर्मा इनवॉइस प्राइस ऑफ 25% प्रॉफिट ऑन सेल। जरा ध्यान से देखिए, 25% प्रॉफिट ऑन सेल बोला गया है। देखो 25% प्रॉफिट ऑन सेल्स, ये है कॉस्ट। तो पहले 1/4 ऑन सेल इज 1/3 ऑन कॉस्ट। आपको मालूम है, कॉस्ट से सेल पे जाएंगे तो एक बढ़ाएंगे, और सेल से कॉस्ट की तरफ आएंगे तो एक घटाएंगे। तो 7,500 का 1/3 करिए, 2,500। द कंसाइनमेंट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड फॉर स्टॉक लोडिंग। सर 7,500 में 2,500 का लोडिंग है, तो जाहिर सी बात है दो लोडिंग की वैल्यू 2,500। भेजेंगी कितने में, 7,500 प्लस 2,500। अगर कितने का भेजा ये पूछा तो 10,000, उन्होंने पूछा इसका लोडिंग कितना है 2,500, यही तो निकाला अब भी हमने, बिल्कुल सही। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक स्टार मार्क क्वेश्चन है। XYZ send goods worth rupees 1 lakh to Y on consignment basis at 20% above the cost price। अगर 20% अबव द कॉस्ट प्राइस है और ये भी 1 लाख रुपए है, तो उन्होंने क्या पूछा, द गुड्स आर सोल्ड बाय द कंसाइनी विद अ मार्कअप ऑफ 15% ऑन इनवॉइस प्राइस। ठीक है, व्हाट इज द टोटल मार्कअप परसेंटेज ओवर कॉस्ट प्राइस। टोटल मार्कअप पूछा है, मतलब टोटल प्रॉफिट पूछा है आपको। अज्यूम करो 100 रुपए का कॉस्ट है, उसके ऊपर 20% अबव, तो प्लस 20%, कितना हुआ आईपी, आईपी हुआ 120। उन्होंने बोला है कि कंसाइनी को गुड्स आर सोल्ड बाय कंसाइनी, कंसाइनी ने 15% मार्कअप पे बेचा है, तो 1,20,000 पे 15% मार्कअप लगा दो। 1,20,000 का 15% कितना हो रहा है, 120 इंटू 15%, 18 हो रहा है सर। तो कंसाइनी ने कितने में बेचा, 138 में। 120 की चीज 18 जोड़ो, 138 में बेचा। तो सर 100 की चीज एंड में कितने में बिकी, 38 में। कितना मार्कअप हुआ, 38%। और ये है आपका आंसर। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। मैंने क्या अज्यूम किया, सिंपली 100 रुपए मेरा कॉस्ट है, मैं 20 रुपया ऐड करके आगे बेच रहा हूं, भेजने वाला आइटम है 120 में, तो 120 हो गया। कंसाइनी बोला कि मैं 120 की चीज 15% मार्कअप पे बेचूंगा, तो 120 का 15% हुआ 18। तो 120 प्लस 18 मेरे लिए टोटल बनी कितनी, 138। तो 100 की चीज कितने में बिकी, 138 में। तो मार्कअप कितना बना, 38। आर वी क्लियर, बिल्कुल सही सर। उसके बाद और कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे ये X send out goods Y costing rupees 3,60,000. Goods are to be sold at cost plus 25% on sales. तो 1/4 on sale is 1/3 on cost. तो सर 3,60,000 कॉस्ट है, उसका 1/3 करेंगे तो 1,20,000।
तो वैल्यू हुई 4,80,000 इज आईपी. ओके. द कंसाइनर आस्क कंसाइनी टू पे एडवांस ऑफ एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू 60%. तो इसका 60% करो भाई. 4,80,000 का 60% इंटू 60%, 2,88,000 आ गया सर. रिपीट नेचर के क्वेश्चन है. यस. एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आगे चल के आ रहा है. एक्स सेंड आउट, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. एक्स सेंड आउट सर्टन गुड्स टू वाई कॉस्टिंग रुपीज 1,50,000 एट कॉस्ट प्लस 25% ऑन इनवॉइस प्राइस. 25% on IP. Again, 1/4 on IP is 1/3 on cost. मेरा कॉस्ट है 1.5 लाख. 1.5 लाख में 1/3 माने 50,000. 1.5 लाख का 1/3. मेरा IP बना 2 लाख. 3/4 of the goods were sold by 1,76,000. इसका 3/4 सेल हुआ. करो. 1.5 लाख. 1.5 लाख आईपी वाला चीज बिका 1,76,000 में. तो 26,000 क्या बना एक्स्ट्रा. 5% कमीशन आईपी पे 7,500 और एक्स्ट्रा पे 10% 2,600. 7,500 प्लस 2,600 10,100. ये हमारे लिए कमीशन बना. मैक्सिमम क्वेश्चन इसी चीज के ऊपर है गाइस. 51, 52, 53 ये तो करने वाली बात है आपसे. लास्ट 2 questions. X of Delhi send out certain goods at 25% of cost, 1/4 on cost. Invoice value of the goods is 1,20,000. 1/4 on cost is 1/5 on sales. 1,20,000. ठीक है. आईपी है. 4/5 of the goods were sold. 4/5 1,20,000 का 4/5 करिए. 1,20,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5. 96,000 की चीज हमने 1 लाख में बेची है. तो 4,000 अबव. कमीशन 2% आईपी पे 2% और 10% सरप्लस पे. 4,000 का 10% आएगा 400 और इधर आएगा 96,000 का 2% 1920. 1920 plus 400 2320 is the total amount of commission. Repeat in nature है guys. Again, last X send out goods Y costing rupees. X send out goods to Y costing. Goods are to be sold at cost plus 25%. कुछ गड़बड़ है शायद इधर. The consignor asks consignee to pay an advance for an amount equivalent to 60% of sale value. ठीक है. The amount of advance will be. यहाँ पे एक costing rupees something is missing. इसीलिए मे भी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा. कुछ मिसिंग है. अपन एक अमाउंट लेके सॉल्व कर लेते हैं. 1,50,000 ले लेंगे सर. ठीक है. कॉस्टिंग रुपीज 1 लाख, सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 25%. तो 1,50,000 इसमें 25% जोड़ो सर. 37,500. तो 1,50,000 प्लस 37,500 इज 187,500. ये सेल वैल्यू हुआ. अभी यहाँ पे वैल्यू कुछ अलग होगा. ये एक संयोग है कि आपका आंसर और ये मैच हो रहा है, लेकिन आंसर कुछ अलग है. ठीक है. ये क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट है, इसीलिए इसको थोड़ा सा मत करिए. ओके. तो ये हमारे सारे क्वेश्चंस यहाँ पे समाप्त हो रहे हैं. आप लोगों का टास्क है कि ये पूरे पार्ट को एक बार अच्छे से देखें. कुछ अगर डाउट होता है तो मुझे बिल्कुल कमेंट करके बताइए. मैं सारी चीजों का आपके लिए आंसर बिल्कुल देता रहूं. तो ये है हमारा पूरा पार्ट कंसाइनमेंट का. होप यू लाइक इट. अगर कुछ भी होता है तो प्लीज मुझे कमेंट करिए. यहां रुकेंगे हम लोग ये सेशन के लिए. अगले सेशन के लिए नेक्स्ट मिलते हैं. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच. टाटा, बाय बाय, टेक केयर.